किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरी खेती में। किसान भाइयों, खेती में लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ रहा है और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ ही हमारे किसान भाइयों को मोटा पैसा कीटनाशकों की खरीद पर खर्च करना पड़ता है। पुराने जमाने में ठीक है उत्पादन कम था, लेकिन लोग सेहतमंद रहते थे, अच्छा खाते थे और मस्त रहते थे, बीमारियां कम थी। निश्चित रूप से उस समय की जो कृषि पद्धतियां हैं वो बड़ी समृद्ध रही होंगी और उन समृद्ध पद्धतियों में से बहुत सारी चीजें हमारे किसान भाइयों ने बिसार दी हैं। आज हमारे साथ हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से पारंपरिक वैद्य राजेश कपूर जी। वो उन्हीं पद्धतियों पे काम करते हैं और बताते हैं कैसे 10 से 20 रुपए की लागत में हम 1 एकड़ के लिए खाद बना सकते हैं, कैसे अपनी फसल को पौष्टिक बना सकते हैं और कैसी अपनी जो फसल है उसको सेहतमंद बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से खेती के स्वर्णिम सूत्र विषय पे वो हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। तो क्या-क्या स्वर्णिम सूत्र हैं, कैसे उनके माध्यम से हम अपनी खेती को समृद्ध कर सकते हैं, आइए आज हम आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दिलवा रहे हैं। खेती के क्या स्वर्णिम सूत्र हों जिससे कि कृषि और किसान दोनों समृद्ध हों? पहली बात ये है कि जिस प्रकार मनुष्यों को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता शुद्ध वायु की होती है, जी, उसके बिना 2-3 मिनट भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार पौधों को भी सबसे अधिक आवश्यकता वायु की होती है और वो वायु जिसमें से 98.5% उनको आहार मिलता है। और जी, दूसरे नंबर पे रहता है, स्थान पे रहता है वैसा पानी जो ऊर्जा से भरा हुआ हो। इसको कहते हैं जी, लाइफ, जीवन जिसमें हो पूरा, वो पानी होना चाहिए। और तीसरी बात फिर है उसको जो है भूमि से जो पोषक तत्व मिलते हैं वो चाहिए। तो हम किस प्रकार से ये जो पर्यावरण प्रदूषित है उससे हम शुद्ध वायु कैसे प्राप्त करें? मुझे अच्छे से याद है, सन 10 की बात है, एक वैज्ञानिक एमडी डॉक्टर हैं, वो आए हुए थे पेरू से और जी, बाबा रामदेव जी के पास आए हुए थे। 2 वैज्ञानिक आए हुए थे चेन्नई से और 2 लोग हम थे, हम 6 लोग थे। तो बाबा रामदेव जी के सामने जो उन्होंने अपनी विषय रखा, पेरू के वैज्ञानिक ने, एमडी डॉक्टर ने, उन्होंने बताया मेरे पास जो है वो आम की खेती है, दशहरी आम की, खूब मेरे पास आम होता है। तो मुझे लोगों ने बताया कि आपको अगर अधिक आम चाहिए, बीमारी आप दूर रखना चाहते हैं, तो चिली के लोगों ने मुझे बताया कि आप अग्निहोत्र शुरू कर दीजिए। तो मैं तो चिकित्सक हूँ कहते, मैं वैज्ञानिक हूँ। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि आग को जलाओ, उससे तो कार्बन बढ़ जाएगी, वायु प्रदूषण होगा। मैं नहीं मान सकता इससे उपज बढ़ जाएगी। तो जब हुँ, अनेक लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा, विश्वस्त लोगों ने कहा, कहते मैंने प्रयोग करके देखा। तो कहते मेरे लिए तो बड़े कमाल की बात हुई। क्या हुआ? भारत के बारे में ये आपकी जानकारी होगी कि यहाँ पे हम अधिक से टन ले लेते हैं, 1 एकड़ में से दशहरी बहुत हुआ। वो कहते मेरे पास 84 टन आम होता है 1 एकड़ में, विश्व में कहीं नहीं इतना होता है। और भारत में भी ये 12-15 टन के आसपास रहता है आम। इससे ज्यादा बहुत हुआ तो 20 तक पहुंच गए। अभी इसी तकनीक को करने वाले एक किसान है, रमेश कुमार, उत्तर प्रदेश में है। तो उनका मैंने देखा वो 45 टन पे पहुंच गए हैं। भारत का कोई वैज्ञानिक नहीं आज तक पहुंचा है। तो ये जी, अग्निहोत्र एक ऐसी तकनीक है जिसमें केवल पिरामिड के आकार का एक छोटा सा तांबे का पात्र होता है, देसी गाय के गोबर के उपले होते हैं, अक्षत चावल होता है बिना पॉलिश का टूटा हुआ, एक टाइम टेबल होता है। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के ऊपर जो है उसमें गोबर के उपले जलाए जाते हैं और उसमें घी से भिगोकर 2 आहुति चावल की प्रातः और सायं डाली जाती है। पूरी कॉस्मिक एनर्जी वहां आकर अपना काम करने लगती है। और उसके कारण यदि आपको किसी को भी देखना हो तो देखिए, आप लिखिए यूट्यूब में और गूगल में लिखिए, गूगल सर्च में होमा थेरेपी। हजारों नहीं लाखों रोगी वो ठीक हो गए हैं, दमे के हैं, एलर्जी के हैं, कोई पीसीओडी के हैं, कैंसर के हैं, वो रोगी ठीक हुए हैं जिनका दुनिया में इलाज नहीं है। क्या किया उन्होंने? केवल अग्निहोत्र किया। ये दूसरा, खेती के लिए आप देखिए होमा फार्मिंग, HOMA। यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग अग्निहोत्र बोल नहीं सकते, इसलिए इसको वो कहते हैं होमा। तो इस तकनीक से पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा और हमारी उपज कितनी 7-8 गुना तक बढ़ सकती है औद्यानिकी में, हॉर्टिकल्चर में। और खेती में भी आप वो 70 क्विंटल तक पहुंच सकते हैं अग्निहोत्र के द्वारा। एकदम सरल तकनीक है। हम दावे के साथ कहते हैं भारत में भी ये प्रयोग हो चुके हैं, विश्व में भी।
रेडिएशन भी समाप्त हो जाएगी। ये दिल्ली का प्रदूषण और नागपुर का प्रदूषण, बंबई का प्रदूषण, कलकत्ता का छोड़ दीजिए, बहुत छोटी बात है। 1% लोग यदि 1 करोड़ की आबादी में 1 लाख परिवार यदि अग्निहोत्र करते हैं, जिसमें आधा चम्मच घी लगता है देसी गाय का, करते हैं, तो जो प्रदूषण की समस्या दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसका विश्व में कहते हैं कोई इलाज नहीं, गलत बोलते हैं। वो भारतीय परंपराओं को जानते नहीं है, और जानते हैं तो मानते नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं पूरा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, रेडिएशन समाप्त होगी। चेकोस्लोवाकिया के वैज्ञानिकों ने आज से वर्षों पहले किया था, ये संभवतः 84 की बात है। उन्होंने किया, 1 हफ्ते में देखा हवा में से और मिट्टी में से रेडिएशन चली गई। तो जब रेडिएशन समाप्त हो सकती है, तो बताइए दुनिया का कौन सा विषय जो समाप्त नहीं हो सकता है। और ये केवल तकनीकी बात नहीं है, ये अंतरिक्ष की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिसको आप कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, जहां पर अग्निहोत्र होता है, वो सारी शक्तियां आकर वहां पे अपना काम करने लगती हैं, जो आपके वैज्ञानिक यंत्रों की पकड़ में नहीं आती हैं, पर उसका परिणाम होता है। तो ये सभी रोग भी ठीक होंगे और हमारी खेती की उपज भी बढ़ जाएगी। तो ये तो है, वायु के ऊपर हमको कार्य करना है। हमने जो कल सारी भूमिका बनाई थी कि 98.5% की जो पौधों के लिए जो आहार चाहिए, तो जो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए तो वैज्ञानिक कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं बताता है। तो ये है, हमको ये करना है। और दूसरा स्वर्णिम सूत्र क्या है, हम पानी जो है वो खेतों में सीधे डाल देते हैं। वैज्ञानिक मेरी बात को नहीं मानेंगे, मत मानिए, मानने की जरूरत नहीं है, करके तो देखिए। अपने दिमाग के ऊपर ताला लगा है, उस ताले को खोलिए, प्रयोग करके देखिए। यदि साबित ना हो तो हमको पकड़िए, हम उसके लिए जिम्मेवार होंगे। पानी को आपने निर्जीव वस्तु मान लिया, इसको सजीव मानकर व्यवहार करिए। डॉक्टर इमोटो के 2 किताबें हैं इसके ऊपर, जापानी डॉक्टर की। उन्होंने पानी के आगे प्रार्थना की, प्रार्थना करने से उसके कणों में से हीरे की तरह से, पुखराज की तरह से किरणें निकलने लगी उसके एक एक कण में से। और जब पानी की आलोचना की तो एकदम कीचड़ की तरह वो एकदम मध्यम हो गया, बुझ गया, उसका प्रकाश समाप्त हो गया। हमने करके देखा है दर्जनों लोगों के ऊपर, भारत के लगभग 8-10 प्रदेशों में करके देखा है। जैसे ही पानी को बुरा कहा, 3-4 गिलास में पानी रख दिया, कहा तुम बुरे हो, 1 घूंट पानी पिया, वो व्यक्ति यदि पहले 20 किलो वजन उठा सकता था, वो 10 किलो नहीं उठा सकता उस पानी को पीने के बाद, तुरंत ताकत निकल गई। और जैसी पानी की स्तुति की, प्रशंसा की, आप हमारा जीवन है, आप बहुत अच्छे हैं, आपके बिना जीवन नहीं है, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, ये कहने के बाद पानी पिया, तो जो 50 किलो वजन उठाता है, 50 की जगह 60 किलो वजन उठाने लगा। उसकी तुरंत शक्ति बढ़ गई उस पानी को पीने के बाद। तो ये पानी एक सजीव वस्तु है, इसके साथ व्यवहार करिए मान सम्मान के साथ, तो ये आपका सम्मान करेगा। आपके शरीर में, हमारे शरीर में, इन वनस्पतियों में क्या है, 68-70% जल ही तो है। और यदि जल के ऊपर तरंगों का प्रभाव नहीं होता, तो बताइए अमावस पूर्णमासी को ये ज्वार और भाटा क्यों आता है कोई जवाब आपके पास? हमारे कुछ वामपंथी मित्र कहते हैं, आर्य समाजी मित्र कहते हैं ये सब झूठी बातें हैं। और झूठी बातें हैं तो भाई ये बताओ कि अमावस पूर्णमासी के दिन सारे संसार में पागलपन के दौरे पागलखानों में सबसे अधिक क्यों पड़ते हैं? यानी जल तत्वों के ऊपर प्राकृतिक अवस्थाओं का, स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। और डॉक्टर इमोटो का जो खोज है वो ये बताती है कि जल एक सजीव व्यक्ति, उसके पास इंटेलेक्ट है, ये सजीव है, ये रिस्पॉन्ड करता है आपके मान सम्मान को और अपमान को। तो आपको क्या करना है? यदि आपको अच्छी उपज चाहिए तो वायु के बाद आपको जल की व्यवस्था करनी है। जहां से जल आपकी भूमि में आ रहा है, पूल आ रही है, नहर आ रही है, अथवा आपके पास सबमर्सिबल पंप है, वहां पे आप छोटा सा एक स्थान बनाइए, चबूतरा बनाइए, उसके ऊपर प्रातः और सायं सूर्योदय सूर्यास्त पे दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए, हे जल देवता, हे वरुण देवता, मेरे पे कृपा करना, मेरी उपज अच्छी हो, मेरी फसल अच्छी हो। आप ये करिए और करने के बाद देखिए, यदि आपका 10% पानी देने से परिणाम उतना ही ना आए जितना 100% से आता है, तो हम फिर से हम कहते हैं हम गारंटी, हमको पकड़िए, जो हमारे कार्यक्रम करते हैं उनको पकड़िए कि ये इसके पात्र नहीं है। और यदि हमारी बात सच सिद्ध हो तो स्वीकार करना पड़ेगा। जल का सम्मान करिए, उसकी स्तुति करिए प्रातः सायं, आपकी उपज बढ़ जाएगी। हमारे एक बड़े प्रिय मित्र हैं ताराचंद वेलजी भाई,
वो एक बड़ा अद्भुत प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? किसी खेत में खरपतवार हो गई, हमारे भाई यादव जी ने कहा स्वर्णिम सूत्र, ये स्वर्णिम सूत्र है जिनको छुपा कर रखा है, जिनको हमने गंवा दिया है। ऋषि कृषि के हमारे पूर्वजों की लाखों साल का ये ज्ञान है। तो क्या करते हैं हमारे वो मित्र, क्या करते हैं? खरपतवार पैदा हो गई तो क्या उपाय बताते हैं? खेत के किनारे जाकर बैठो, थोड़ी मिट्टी का एक ढेला उठाओ, उठाकर प्रार्थना करो, हे धरती माता, ये जो खरपतवार पैदा हुई है मेरी खेती के लिए अच्छी नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। फिर खरपतवार का एक पौधा ले जो है उसके आगे प्रार्थना करो, मेरी उपज में यहाँ पे खेत में तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। हफ्ता 10 दिन ये 2 मिनट की प्रार्थना करो, आप देखेंगे खरपतवार गायब हो गई, आपके खेत में वो खरपतवार नहीं रहेगी। इन सूक्ष्म शक्तियों को आपने आधुनिकता के इस दौड़ में भुला दिया, इन सूक्ष्म तकनीकों को आपने भुला दिया। हमारे बंधुओं, हमारे मित्रों, एक बात समझ लीजिए, जो बुद्धि है ना, कि जो कुछ संसार में घट रहा है उसका 10 से 20% इसकी पकड़ में आता है, 80% इसकी पकड़ में ही नहीं आता। और आपका जीवन उस 80% से चलता है जो इस यंत्र की पकड़ में नहीं आ रहा है। वो सूक्ष्म शक्तियां केवल साधना के द्वारा समझ आती है, उनके ऊपर प्रयोग करेंगे तो आपकी उपज बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त जब भी आप खेती में जाते हैं तो कृषि पंचांग किसी से ले लीजिए। यदि आपने गलत समय में बीज लगाया, अभी गलत समय है, बीज वही लगाया, उसी खेत में लगाया, और उसके बाद वो काल बदला और अच्छा समय आ गया, उसी मेड़ के दूसरी तरफ वही बीज लगाया आपने, उसी समय में कुछ मिनट के अंतर से, आप देखेंगे जो पहले गलत समय में बीज लगाया था उसमें बीमारियां दुनिया भर की पैदा होंगी, और जो उसके बाद लगाया तुरंत बाद, उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। कारण कृषि पंचांग, ये जो अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्र हैं, इनका प्रभाव निश्चित रूप से हर जलीय, जहां पे जल है वहां पे ग्रहों का प्रभाव है। आपके सूखे गेहूं के अंदर भी यदि जल नहीं होगा तो कार्बन बन जाएगी, काला कोयला बन जाएगा, उसमें 2-4-5% जल है। जब तक जल है तब तक वो कोयला नहीं बना। तो जहां जल का अंश है वहां पे ग्रहों का प्रभाव निश्चित है, आपकी विचार तरंगों का जी प्रभाव वहां पर है। तो ये आपके लिए स्वर्णिम सूत्र है कि खेती में आप ये सब कुछ करिए, और केचुए पैदा करने के लिए आपको केवल एक ही काम करना है। बेल, जो पके हुए बेल आजकल खूब हैं, उनको आप एक 200 लीटर के ड्रम में 5 किलो डाल दीजिए, 2-2.5 किलो उसमें जो है गुड़ डाल दीजिए, और खूब अच्छी तरह से घोलिए, 2-3 दिन उसको हिलाइए, 2-4 दिन के बाद उस पानी को 1 एकड़ में छिड़क दीजिए। ऐसा आप 15-20 दिन के बाद करेंगे, आप देखेंगे आपके खेत में जबरदस्त केचुए पैदा हो जाएंगे, जो आपकी खेती में वो कमाल करेंगे जो कोई हल चलाने वाला नहीं कर सकता, कोई टेलर नहीं कर सकता, कोई ट्रैक्टर नहीं कर सकता। आपके लाखों केचुए पैदा होंगे जो ऐसे जमीन में ऊपर नीचे आएंगे जाएंगे, और जिस रास्ते से ऊपर जाएंगे उससे नीचे नहीं आएंगे, जिससे नीचे आएंगे उससे वापस नहीं जाएंगे। इस कारण आपके पूरे खेत में आपको नजर नहीं आएंगे, कैपिलरीज बन जाएंगी पतली पतली, और हर कैपिलरी के अंदर वो केचुए के शरीर के ऊपर वो जो उपज बढ़ाने वाले जो है वो मूल्यवान तत्व लगे हुए हैं, वो हर कैपिलरी के अंदर वो लगे हुए होंगे। और इससे क्या परिणाम होने वाला है? वो जो नीचे की बेजान मिट्टी है ऊपर लाता है केचुआ। प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध आप जा रहे हैं, इसलिए आप आत्महत्या कर रहे हैं किसान लोग। उसके अनुकूल चलिए, आप केचुए को मारने का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है? नीचे की मिट्टी लेता है, खाता है, ऊपर लाकर उसको छोड़ देता है। आपके लिए बहुमूल्य मिट्टी वो लाकर दे रहा है, आप उसको मार दे रहे हैं। तो केचुआ ये काम कर डालेगा, इसलिए कोई तत्व ऐसा खेत में मत डालिए जो केचुए को नुकसान पहुंचाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपके खेत के किनारे में जाकर देख रहा हूं, पहले खेतों के किनारे वृक्ष हुआ करते थे, अब वृक्ष साफ कर दिए, छाया हो जाती है जी। अरे बंधुओं, क्या गलती कर रहे हो आप लोग। एक एक वृक्ष आपको लाखों रुपए के अपने जीवन में खाद देता है। आप अपने खेत के दक्षिण और पश्चिम में वृक्ष लगाइए सहजन के, आजकल टहनी गाड़ दीजिए देसी सहजन की। आप चाहे उंगली जितनी मोटी टहनी गाड़िए, चाहे कलाई जितनी, चाहे टांग जितनी मोटी, जंघा जितनी मोटी टहनी गाड़िए, सबके वृक्ष बन जाएंगे आजकल। वो वृक्षों को लगाइए, अगले वर्ष जो है वो टहनिए सारे वृक्ष बनेंगे। उसके जो पत्ते झड़ेंगे, उन पत्तों के कारण आपके खेत में लगभग 300 बीमारियां ठीक होंगी। अब खेत की बीमारियां गिनिए 300,
असंभव नहीं गिन पाएंगे। कैल्शियम मिल जाएगा, खनिज पदार्थ मिल जाएंगे, वो सब कुछ उन पत्तों से मिल जाएगा और आपके खेत को किसी प्रकार की खाद की विशेष जरूरत ही नहीं रहेगी। वो पत्ते झड़ते रहेंगे, हवा से इधर झड़ेंगे उधर झड़ेंगे और आप अपनी गाय को यदि वो पत्ते खिलाएंगे आधा किलो, तो जानते हैं क्या होगा? आपकी गाय का गर्भपात बंद हो जाएगा, क्योंकि उस सहजन के अंदर सबसे अधिक कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी के कारण ही महिलाओं का और गौओं का गर्भपात होता है, मिसकैरेज होता है, बवासीर होती है और नाक का पॉलिप्स बनता है कैल्शियम की कमी के कारण। तो सहजन में भरपूर है, मनुष्यों के भी 300 रोग ठीक हो जाएंगे, खेत के भी 300 रोग ठीक हो जाएंगे। उत्तर और पूर्व दिशा में ये पौधे ऊंचे नहीं लगाने, ईशान में बिल्कुल नहीं लगाने, यानी उत्तर पूर्व के मध्य में। उत्तर पूर्व में आप जो सहजन लगाएंगे या उपयोगी पौधे लगाएंगे उनको 3.5 फुट के ऊपर काट दीजिए। क्या होगा? जब आप उसको काटेंगे तो उसमें से पतली पतली उंगली जैसी टहनियां 25, 50, 100 निकलेंगी एक पौधे, और वो आपके खेत के लिए, आपके गाय के लिए चारा हो जाएगा, आपके लिए हो जाएंगे वो पत्ते। अपने भोजन में एक मुट्ठी डालकर खा लीजिए, आपके पास एक भी रोग परिवार में और खेत में नहीं बचेगा, तो जरूरत ही नहीं रहेगी कुछ करने की।